नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य स्तरीय सेवा प्रारंभिक परीक्षा RO BEO के लिए इतिहास विषय पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक होगा मीर कासिम और बक्सर का युद्ध। इसके पहले प्लासी और बंगाल की स्थिति के बारे में आप समझ चुके हैं। अब प्रश्न उठता है बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर के युद्ध का कारण क्या रहा होगा? जैसे किसी युद्ध के बारे में मैंने तीन ही बातें कही, युद्ध का कारण, विस्तार और उसका परिणाम व प्रभाव। जैसे आप जानते हैं प्लासी का युद्ध षड्यंत्र मात्र था, षड्यंत्र के आधार पर प्लासी पर विजय पाया गया था। वहीं बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। जब उस षड्यंत्र के माध्यम से सिराजुद्दौला के जगह पर मीर जाफर नवाब बना और अंग्रेज़ों के शर्तों को नहीं पूरा कर पाया, तो उनके ऊपर तत्कालीन गवर्नर बंगाल का बैनिस्टार्ट ने आरोप लगाकर हटा दिया मीर जाफर को और उनके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का गवर्नर नवाब रहा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मीर कासिम, महत्वपूर्ण बातें, कारण मीर कासिम गद्दी पर बैठते हैं जो अभी तक नवाबों के समय, बंगाल के नवाबों के समक्ष जो चुनौतियां आई थी, उन चुनौतियों को समझा और उन चुनौतियों से निजात पाने की कोशिश की। ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा हम व्यक्तिगत बात आपसे करें। व्यक्तिगत बात करें तो बात यह है कि इतिहास में पढ़ना पढ़ाना बहुत कुछ है, किंतु यहाँ केवल हम बुलेट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जो लिखे गए हैं बुलेट पॉइंट हैं और आप हमारी बातों को सुनते भी रहेंगे और कुछ लिखते भी रहेंगे। इसके साथ साथ एक बात और करनी है, प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। जो मेरे सब्सक्राइबर प्लीज़ जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यदि मेरा चैनल थोड़ा भी अच्छा लगता है या मैटर थोड़ा भी अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोगी लगता है, निश्चित निसंदेह उपयोगी है, वक्त पे सब पता चलेगा। प्लीज़ आप लोग इसे आगे बढ़ाएं, एक एक मित्रों को जोड़ें। और एक बात और कहनी है, आप इसे लाइक करके तब आगे बढ़ें। कमेंट जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि इसमें प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसी के साथ हमें डिस्कस भी करना है इस इतिहास टॉपिक पर और प्रश्नों का भी रिवीजन यहाँ कराना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमने चर्चा की कि मीर कासिम 1760 से 63 के बीच में गद्दी पर बंगाल का नवाब बना और इसके सामने सबसे पहली चुनौती थी दस्तक प्रणाली। वो दस्तक प्रणाली जो 1717 में फारूक शेर ने अंग्रेजों को निःशुल्क बंगाल में व्यापार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दी थी। वह व्यापारिक अनुमति थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, या आप ऐसे कहें नवाबों के लिए पिनाक बना हुआ था, सरदर्द बना हुआ था, जिसको अली वर्दी खां और सिराज अपने कंधे से उतारना चाहे, उसी को एक बार मीर कासिम फिर प्रयास करते हैं। पहला प्रयास इनका रहा कि गद्दी पर बैठते ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गद्दी पर, बंगाल के गद्दी पर बैठते ही इन्होंने मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले गए। मुंगेर ले जाने के पीछे कारण यह रहा कि कलकत्ता, या आप ऐसे कहें कि अंग्रेजों से दूर, षड्यंत्रकारी माहौल से दूर अपना शासन प्रणाली स्थापित करना चाहते, वहां से शासन का नियंत्रण करना चाहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, किसने मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की? फिर यही एक प्रश्न और स्वतः बन जाता है, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने अगला जो महत्वपूर्ण कार्य किया, दस्तक प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की। यह दस्तक प्रणाली क्या था? कर मुक्त व्यापार था। वह कर मुक्त व्यापारिक रियल में अनुमति दी गई थी कंपनी को, किंतु कंपनी के गुमास्ते, या आप ऐसे कह सकते हैं कंपनी के कर्मचारी भी उस पर निःशुल्क दस्तक का प्रयोग करने लगे, जो तो दोषपूर्ण था ही। और ये कर्मचारी एक काम और किए, जो यहाँ के स्थानीय भारतीय मित्र इन व्यापारियों के थे, कंपनी के व्यापारियों के, या जो यहाँ के अंग्रेज थे, इनको भी कर मुक्त वो स्वतः दस्तक देने लगे। यह नवाब को नागवार लगा, नवाब मीर कासिम को। अब इन्होंने क्या किया कि व्यापारिक बैलेंस बनाए रखने के लिए भारतीय व्यापारियों को भी ये निःशुल्क दस्तक
देना प्रारंभ कर दिए। ये नवाबों अंग्रेजों को नागवार लगा, अंग्रेजों को गुस्सा आया। और इसके साथ इन्होंने अगला जो काम किया मीर कासिम ने, यूरोपीय पद्धति पर अपने यहाँ सेना का रखरखाव करवाया, या ऐसे कहीं यूरोपीय पद्धति पर अपने यहाँ सेना का रखरखाव और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करवाए। इसके लिए उन्होंने 2 जर्मन ऑफिसर, जिसका एक नाम है वाल्टर रेनहार्ड, वाल्टर रेनहार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें समरू के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आपसे प्री के बिंदु हैं, पूछे जाएंगे। इन्हें समरू के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे ऑफिसर मार्कर को इन्होंने अपनी सेवा में रखा और मुंगेर में तोड़ेदार बंदूक और तोप बनाने का कारखाना भी स्थापित करवा लिया। यह 3 बात इन्होंने की। और चौथी महत्वपूर्ण घटना यह घटित हुई कि पटना में, ध्यान रखिएगा, पटना उन दिनों व्यापार का केंद्र हुआ करता था, जो बिहार में था। पटना के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के कोठी के प्रमुख थे एलिस। एलिस ने पटना शहर पर कब्जा कर लिया, जो मीर कासिम के कब्जे में था। कब्जा कर लिया। अब मीर कासिम को बुरा लगा और मीर कासिम एलिस सहित बहुत सारे अंग्रेजों को बंदी बना लिया। और समरू के कहने पर, ध्यान रखिएगा समरू के कहने पर इन अंग्रेजों का इन्होंने हत्या करवा दिया। हत्या करवा देना अब अंग्रेजों को नागवार लगा। और ऐसी स्थिति में अब अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1763 से 65। यहां जितने हम आपके साथ नाम पर डिस्कशन कर रहे हैं उसको आप समझें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहां से इस यूनिट से 5-6 प्रश्न आपके बनते हैं। और यह यूनिट भारत पर शासन स्थापित करने का महत्वपूर्ण जरिया है। यहीं से आगे की भूमिका विशेष कर तैयार होगी। तो जब दोबारा इन्होंने ये नवाब बने तो गद्दी से मीर कासिम उतार दिया गया। 1763 में मीर कासिम एक युद्ध में पराजित हुआ। पराजित होने के बाद मीर कासिम बंगाल से अवध भाग कर आया। अवध में उस समय नवाब शुजाउद्दौला था। ध्यान रखिएगा, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। उसी समय अवध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी आए हुए थे। इन लोगों की आपसी मंत्रणा हुई। मंत्रणा होने के बाद निर्णय लिया गया कि युद्ध किया जाएगा। यह त्रिगुट एक बना। उस त्रिगुट में ध्यान रखिएगा, मीर कासिम, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच एक गुट बना। और ये त्रिगुट ने निर्णय लिया कि बक्सर के स्थान पर युद्ध किया जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को डेट निर्धारित हुआ। ठीक है, पटना से 120 मील 1764 में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में नेतृत्व किसने किया? इस युद्ध में इस त्रिगुट में आपसी एकता नहीं थी। आपसी एकता ना होने के कारण, सेना के बीच में सामंजस्य तीनों सेना के बीच में ना होने के कारण पराजय का मुझे देखना पड़ा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है कि इस जगह पर अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। अब इसमें हेक्टर मुनरो की विजय हुई, या आप ऐसे कह सकते हैं कुशल प्रशिक्षित सेना, नियंत्रण विहीन सेना जो भारतीयों की सेना थी, उस पर विजय पाई। और अब क्या होता है? मीर कासिम भागकर दिल्ली की तरफ जाता। ध्यान दें, मीर कासिम भागकर दिल्ली की तरफ जाता है और 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम अपने आप को आत्मसमर्पण कंपनी के सामने कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां कुछ बुलेट पॉइंट ले लें। बुलेट पॉइंट यह है कि प्रश्न उठता है
कि जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय कंपनी का गवर्नर कौन था? कंपनी का गवर्नर इस समय पर बेनिस्टार्ट था। बेनिस्टार्ट था कंपनी का गवर्नर, या आप ऐसे कहें बंगाल में कंपनी का गवर्नर ये। और दूसरा प्रश्न बनता है, इस कंपनी का सेना नायक कौन था? हेक्टर मुनरो थे, कौन था? और युद्ध कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764 को। अगर प्रश्न पूछा गया पीटी में तो 2500 बार प्रश्न ये पूछा गया है। फिर इस त्रिगुट के बारे में पूछेंगे। इस त्रिगुट के अलावा एक प्रश्न और बनता है, अगर गवर्नर की बात की जाती, सेना नायक की बात की जाती, त्रिगुट की बात की जाती, तो एक महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट यहां और मिलता है। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब, ध्यान दें, ये मीर जाफर थे। कासिम तो पदच्युत कर दिए गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, युद्ध की समाप्ति पर मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और मीर जाफर के दूसरे पुत्र नजमुद्दौला नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, ये अल्पवयस्क था, नवाब बना दिया जाता है और इस तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। अब ध्यान देने की जरूरत है, अब निर्णय लिया गया कि बंगाल पर शासन व्यवस्थित करने के लिए किसे बुलाया जाए, कौन शासन व्यवस्थित करे। हालबेल तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बेनिस्टार्ट जीते थे। तो अब क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया। आप ऐसे कहें, बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव 1765 में पुनः भारत आया और यहाँ पर अपनी शासन सत्ता स्थापित की। अब बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां हुई, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि ध्यान देने की जरूरत है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ। किसके किसके बीच? अब प्रश्न बनता है कि इस पर हस्ताक्षर, जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, इस पर हस्ताक्षर कौन किया था? इस पर 3 पर्सनालिटी ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें आप देखें मुगल बादशाह शाह आलम, ध्यान रखिएगा, हस्ताक्षर एक शाह आलम और दूसरा बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और तीसरा क्लाइव। ध्यान रखिएगा, यहां से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लाइव को लेके बनते हैं। क्लाइव के लेकर पहला प्रश्न बनता है, एक प्रश्न प्लासी से बनता है। प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा गया था कि जब, या ऐसे कहिए, कलकत्ता का ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख कौन था? तो उस समय तो हमने ड्रेक की चर्चा की थी, कर्नल ड्रेक थे, क्लाइव नहीं थे, क्लाइव सेना नायक थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1758 से लेके 60 तक ये वहां रहे, फिर चले गए वापस, ठीक है। फिर यही प्रश्न बनता है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था कौन? तो क्लाइव नहीं थे, बेनिस्टार्ट थे। अब इसी प्रकार से यहाँ संध की बात की जाती है। संध किसके? इलाहाबाद की प्रथम संध नजमुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच किया गया। अब कौन किसको क्या दिया? जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है, जो यहाँ सबसे अति महत्वपूर्ण बात है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दिया? क्लाइव को दिया, या क्लाइव ना कह के हम ऐसे कहें कंपनी को दे दिया। जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई, अब यहाँ क्या होगा? अब इनको कंपनी यहाँ पर अपना अस्थाई शासन करना प्रारंभ कर दिया और इसी जगह पर क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली अपनाई। और आगे की बातें करें, बंगाल, बिहार, ध्यान दें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह था कि सम्राट को अवध के नवाब से, ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से क्या लिया गया? अवध के नवाब से काड़ा, इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। किसको दिए गए? सम्राट को, ठीक है। और इसके अतिरिक्त सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन देकर इलाहाबाद के किले में इन्हें रख दिया गया। अब बादशाह
कंपनी के अधीन हो गया। इसके अतिरिक्त दूसरी भी संधियों में ऐसे कुछ की गई थी, दूसरी संधि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, देखते हैं। अब देखा जाए कि जब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई, उसका प्रबंध करता क्लाइव हो गया, तो क्लाइव यहां पर द्वैध शासन प्रणाली संचालित की। द्वैध शासन प्रणाली क्या है? द्वैध शासन प्रणाली का प्राय इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे तब जब राजस्व व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी का देखेंगे। लेकिन शॉर्ट में समझ ले, द्वैध शासन प्रणाली का मतलब है दो प्रकार की व्यवस्था। ये कंपनी के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, ठीक है, ये आया, और सैन्य व्यवस्था, और नवाब के हाथ में रहा शांति और अन्य कार्य। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार की शांति इनके हाथ में, राजस्व कंपनी के हाथ में आ गया। ठीक है, अब यही राजस्व जो है आगे चलकर 1857 के विद्रोह का कारण बनेगा। ये कब की कहानी है? 1765 में। 1765 में द्वैध शासन प्रणाली हुई। 1765 के जस्ट 5 साल बाद 1770 में बंगाल में अकाल आया। बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लाखों लोग मारे गए, और ये द्वैध शासन प्रणाली का इस अकाल में दोष दिखा या दुरुपयोग दिखा। और इसी में अब द्वैध शासन प्रणाली जो यहाँ चलाया गया था, राजस्व वसूली की पद्धति कंपनी की रही। अब इसी में आगे बढ़कर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर बना। ये भूमिका देखें 1857 का या अन्य का, ये बुलेट पॉइंट है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स जब यहाँ बन के आया तो इस द्वैध शासन प्रणाली को रद्द कर दिया और इसके स्थान पर पंचवर्षीय व्यवस्था स्थापित कर दी, अर्थात राजस्व वसूली की पंचवर्षीय व्यवस्था संचालित की गई। फिर इसके बाद 1700, ध्यान रखेंगे, 1777 में इस पंचवर्षीय व्यवस्था के जगह पर एक वर्षीय व्यवस्था कर दी गई, राजस्व वसूली की एक वर्षीय पद्धति। फिर आगे देखते हैं 1790 में 10 वर्षीय व्यवस्था। ये 10 वर्षीय व्यवस्था करने वाला कौन था? कॉर्नवालिस था। ध्यान रखेंगे, कॉर्नवालिस। फिर 10 वर्षीय व्यवस्था 10 वर्ष का सफर अपना तय नहीं कर पाई थी, तो मई 1793 में बंगाल में जमींदारी व्यवस्था संचालित लगा दिया गया। जमींदारी व्यवस्था जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। जब द्वैध शासन प्रणाली से जमींदारी व्यवस्था तक राजस्व वसूली के बंगाल में जो पद्धति रही, यहाँ से यह पद्धति शोषण परक पद्धति रही। किसानों का शोषण किया गया, जमींदारों का शोषण किया गया, किसान जो है बेरोजगार हो गए, भूमि इनके हाथ से छीनती चली गई और यहाँ के कुटीर उद्योग प्रभावित होने लगे। फलता 1857 की क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार होने लगा। इस प्रकार से आपने देखा कि जिस कंपनी की स्थापना की शुरुआत फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत में की, कर्नाटक में की, और उसी व्यवस्था को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ढूंढा। बंगाल एक समृद्ध प्रदेश था, इसको कामधेनु कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और यहाँ से स्थायित्व प्राप्त करके यहाँ से लगभग 190 वर्षों तक शासन किया। और आगे की कहानी इस तरह से बनती है, जो बुलेट पॉइंट वहाँ इस तरह से उसको देखें, इसको हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, धन्यवाद।